हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेप्टिक शॉक, जो कि शॉक का ही एक टाइप है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सेप्टिक शॉक क्या होता है? सबसे पहले शॉक देखते हैं क्या होता है। देखो, शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लाइफ थ्रेटनिंग इसलिए होती है क्योंकि अगर इसको जल्दी से ठीक ना किया जाए तो पर्सन की डेथ हो जाती है। तो शॉक में क्या होता है? इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है। तो जब भी शॉक की बात आती है तो हम बोलते हैं इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो। मीन्स जो ब्लड वेसल्स में ब्लड एंड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड वॉल्यूम है या फिर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो जो ब्लड का जो फ्लो है वो इनएडिक्वेट हो जाता है, वो प्रॉपर नहीं होता। जब ब्लड फ्लो ही नहीं होगा बॉडी में तो टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को या फिर सेल्स को आप कह लीजिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो शॉक की कंडीशन में यही होता है। इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो के कारण जो टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है एंड धीरे धीरे मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाता है एंड बॉडी की डेथ हो जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में पर्टिकुलरली सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंडर आता है। तो शॉक के कई टाइप्स होते हैं। एक होता है कार्डियोजेनिक शॉक, जो कि हार्ट के पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम के कारण हमारी बॉडी को ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता। कार्डियोजेनिक शॉक के बाद आता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में हार्ट के बाहर कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे हार्ट में ब्लड नहीं आ रहा और देन हार्ट आगे ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। उसके बाद आता है हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में हमारी बॉडी में से ही बहुत ज़्यादा फ्लूइड या फिर ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं रहता और टिश्यूज़ को ब्लड फ्लो नहीं मिलता। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में तीन आते हैं। एक आता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, जो कि किसी एलर्जन की वजह से हो सकता है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेप्टिक शॉक, जो कि किसी इन्फेक्शन के कारण होता है। और एक डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में आता है न्यूरोजेनिक शॉक, जो कि नर्वस सिस्टम की इम्पेयरमेंट के कारण होता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या होता है? जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्यों होता है? देखो, सेप्टिक शॉक भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का ही एक टाइप है, जैसे कि हमने पढ़ लिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो इन द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स रिजल्ट्स इन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू बॉडी टिश्यूज। सो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि जो हमारी कैपिलरीज हैं, वो ब्लड फ्लो को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती, हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुंचा पाती। ऐसा क्यों होता है? देखो, इट अकर्स बिकॉज ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ मैसिव वेजोडाइलेशन ऑफ द पेरिफेरल सर्कुलेशन। तो बेसिकली क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं वेजो डायलेशन। तो मैसिव वेजो डायलेशन के कारण क्या होता है? देखो, एक ब्लड वेसल जिसका नॉर्मल साइज है, जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड फ्लो पर एक रेजिस्टेंस डाल रही हैं, राइट, जिससे जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली फ्लो कर रहा है और वो टिश्यूज तक पहुंच रहा है, हमारे सेल्स तक पहुंच रहा है। लेकिन अगर यही ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाए, सपोज आप एक एग्जाम्पल ले लो एक पाइप का जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, तो अगर पाइप बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाए, मीन्स बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाए, वाइड हो जाए, तो क्या उससे जो वाटर है उसी प्रेशर से फ्लो करेगा जिस प्रेशर से ऑलरेडी फ्लो कर रहा था? नहीं करेगा। वाटर वहीं पर इकट्ठा होता रहेगा या फिर उसका जो प्रेशर है वो बहुत स्लो हो जाएगा, तो वाटर बहुत स्लो जाएगा उस पाइप से। ऐसे ही ब्लड वेसल्स में होता है। जैसे ही ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स के डायलेट होने से क्या होता है कि जो ब्लड यहाँ पर फ्लो कर रहा है वो उस प्रेशर से नहीं कर पाता और ब्लड वेसल्स में ब्लड का पूलिंग होना लग जाता है। पूलिंग मीन्स वहीं पर एक तरह से ब्लड ठहरा हुआ रहता है और बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, जिससे क्या होता है कि टिश्यूज़ को ब्लड नहीं मिल पाता, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती। हार्ट में जो वीनस रिटर्न जाना है, क्योंकि हार्ट में भी ब्लड आता है तभी वो आगे ब्लड को पंप करता है, तो वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या होता है कि मैसिव वेजोडाइलेशन के कारण क्या होता है कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं मिल पाता टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आती है। जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ब्लड, सारे टिश्यूज़ तक पहुंच रहा है, वो नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं। और जब टिश्यूज़ को ब्लड नहीं मिल पाएगा, ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा, तो शॉक की कंडीशन अराइज हो जाएगी। नाउ सेप्टिक शॉक क्या होता है? देखो, सेप्टिक नेम से क्लियर है। सेप्टिक मीन्स कि कोई इन्फेक्शियस
माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो गया है, तो इन्फेक्शन के कारण। सो सेप्सिस देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। देखो सेप्सिस होता है इन्फेक्शन दैट रीचेस ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन पहुंच जाता है, तब उसको, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेप्सिस। जिससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है बॉडी में, तो पूरी बॉडी में ही इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, दैट इज सेप्सिस। तो सेप्सिस की जो कंडीशन है ये क्या है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है एक तरह से। अगर सेप्सिस को ट्रीट नहीं किया जाता टाइम पर तो ये सेप्टिक शॉक में कन्वर्ट हो जाता है और क्विकली होता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। सेप्सिस से सेप्टिक शॉक या फिर सीवियर सेप्सिस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब सीवियर सेप्सिस क्या होता है, सीवियर सेप्सिस इतना सीवियर है कि जो इन्फेक्शन है वो ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया। अब देखो जब इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया तो वो किसी भी ऑर्गन में जा सकता है, कहीं भी इन्फ्लामेशन, कहीं भी डैमेज कॉज कर सकता है। अब उसके बाद सेप्टिक शॉक क्या होता है, देखो सेप्टिक शॉक क्या है, सीवियर सेप्सिस की ही एक कंडीशन है। तो सीवियर सेप्सिस में क्या होता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। जैसे कि मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का ये टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि वेजोडाइलेशन, मैसिव वेजोडाइलेशन के कारण ब्लड प्रेशर सीवियरली ड्रॉप हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। सो लाइफ थ्रेटनिंग ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर बिकॉज ऑफ वेजोडाइलेशन। तो वेजोडाइलेशन के कारण ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, दैट कैन लीड टू टिश्यू इस्कीमिया एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड पॉसिबली डेथ। देखो क्या होगा, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि वो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसका जो फ्लो है वो बहुत धीरे हो गया है, बहुत स्लो हो गया। आगे हम पढ़ेंगे और क्या क्या कोजेज होते हैं, कैसे ये कंडीशन अराइज होती है सेप्टिक शॉक की, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप समझने के लिए अभी यही देखिए कि जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा लो हो गया है, जिसके कारण टिश्यूज़ तक प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पा रहा। जिस प्रेशर से जो ब्लड आना चाहिए, जितना ब्लड आना चाहिए, वो उतना ब्लड फ्लो टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच पा रहा। जब टिश्यूज़ तक इतना ब्लड फ्लो नहीं पहुंचेगा तो टिश्यू में कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इस्कीमिया की, जिसमें उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। इस्कीमिया देन टिश्यू हाइपोक्सिया में कन्वर्ट हो जाएगा। टिश्यू हाइपोक्सिया से धीरे धीरे क्या होगा, अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो एक ऑर्गन फेल हुआ, दूसरा हुआ, ऐसे ही मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाएगा एंड इवेंचुअली पर्सन की डेथ हो जाएगी। सो सेप्टिक शॉक मे बी डिफाइंड एज सेप्सिस इंड्यूस लो ब्लड प्रेशर। तो सेप्टिक शॉक को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, सेप्सिस इंड्यूस लो ब्लड प्रेशर, कि इन्फेक्शन की वजह से लो ब्लड प्रेशर हुआ है बॉडी में, दैट परसिस्ट डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद आईवी फ्लूइड्स। सेप्टिक शॉक, जब ये प्रॉपर जो कंडीशन अराइज हो जाती है, सेप्टिक शॉक में पर्सन होता है, उस टाइम पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो सीवियरली लो हो जाता है, और इतना लो हो जाता है कि अगर आईवी फ्लूइड्स दे भी दे तब भी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल नहीं होता। तो सेप्टिक शॉक जो एंड स्टेज है उसमें आप कुछ भी कर लो, पर्सन का जो ब्लड प्रेशर आईवी फ्लूइड देने से भी ठीक नहीं होता। तो बाकी हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे आगे कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं सेप्टिक शॉक को। लेकिन इसका जो मेन आइडिया है, देखो सेप्टिक शॉक, अगर कोई पर्सन सेप्टिक शॉक में है तो ट्रीटमेंट या फिर प्रोग्नोसिस आप कह लीजिए किस पर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी हमको पता लग गया है कि पेशेंट को सेप्टिक शॉक है और कितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, तो इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर डिले करेंगे तो पॉसिबली डेथ हो सकती है पर्सन की। नाउ जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन एंटर होता है तो हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट वर्क करती है, उसके अगेंस्ट एक्ट करती है ताकि वो बॉडी से बाहर निकाल सके इन्फेक्शन को। तो जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है वो रिलीज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन, क्योंकि इन्फेक्शन क्या करता है, देखो इन्फ्लामेशन डैमेज कोज करता है बॉडी में आके, तो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या रिलीज करता है, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स। और कौन से इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, मेनली साइटोकाइंस इसमें रिलीज होते हैं, कोजेस मैसिव वेजोडाइलेशन। और ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स के कारण ही ये जो हम वेजोडाइलेशन देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेसल्स डायलेट हो रही है, ये इन्हीं के कारण हो रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। एक तो वेजोडाइलेशन करते हैं, ये वेजोडाइलेशन करेंगे तो ब्लड प्रेशर लो होगा, सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस लो होगा, और ये क्या करते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। जो कैपिलरीज है हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। वैसे कैपिलरीज क्या होती है, सेमी परमिएबल होती हैं, लेकिन परमिएबिलिटी को इंक्रीज करने से क्या होता है कि कुछ भी जो कैपिलरीज के अंदर है वो बाहर इजीली चला जाता है। तो जो फ्लूइड जो कैपिलरीज के अंदर है, जो प्रोटीन्स हैं, वो इजीली बाहर लीक होने स्टार्ट हो जाते हैं।
कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज होती है और डिक्रीज सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस एंड लो ब्लड प्रेशर इसमें हो जाता है। अब देखो ये सेप्टिक शॉक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो 25 to 50% है। तो सेप्टिक शॉक इतना कॉमन भी है और ये 13th मेजर कोज है डेथ्स का हॉस्पिटल में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अर्ली साइंस को डिटेक्ट करें एंड प्रॉपर और जल्दी से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। तो अब हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे इसकी कि कैसे ये कंडीशन अराइज होती है। तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन है वो ब्लड में एंटर करता है। जैसे इन्फेक्शन ब्लड में एंटर करता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, सेप्सिस। तो सेप्सिस की कंडीशन अराइज हो सकती है। वैसे ये मोस्टली बैक्टीरिया से होता है सेप्टिक शॉक अराइज, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, लेकिन कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी में और जिसको ट्रीट नहीं किया जा रहा वो सेप्टिक शॉक कोज कर सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया है, फंगस, वायरस, पैरासाइट, कोई भी कोज कर सकता है। तो बैक्टीरिया एंटर हो गया ब्लड स्ट्रीम में, हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो गया है। अब ये जो इम्यून सिस्टम है ये क्या चाहता है कि इस जो बैक्टीरिया है या फिर कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से सेप्सिस हुआ है इसको बाहर निकालना चाहता है बॉडी से। तो इम्यून सिस्टम क्या स्टार्ट करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अगेंस्ट दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। डोंट वरी, अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही, आगे मैंने प्रॉपर नोट्स टाइप किए हैं जो कि आप रीड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। सो इन्फ्लामेटरी अभी आप जस्ट समझने के लिए यहाँ पर देखें। सो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है जैसे ही तो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज होते हैं और इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जैसे कि साइटोकाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें साइटोकाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो साइटोकाइंस हैं ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, ये इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या चाहते हैं कि ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हुआ है ये बाहर चला जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, सो एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आपकी फाइट किसी के साथ हो जाती है तो आप पूरे ऐसे अलर्ट हो कि अब तो इसको मुझे मारना ही है, इससे मुझे जीतना ही है, ठीक है। तो कोई भी आप कंपटीशन ले लीजिए, रेस ले लीजिए, तो आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। कई बार इतने एफर्ट लगाने पड़ते हैं कि आप उससे नहीं भी जीतते और आपका ही नुकसान हो जाता है। ऐसा भी होता है समटाइम्स। तो यहाँ पर ही क्या हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पर ये जो इम्यून सिस्टम है ये ओवर एग्जेजरेट हो गया है कि इसने सोचा कि अब तो मैं इसको निकाल के ही रहूँगा बाहर। तो उस चक्कर में यहाँ पर ये जो साइटोकाइंस हैं इसका क्या हो जाता है, स्टॉर्म का मतलब है एक तूफान जैसा आ जाता है कि इतने सारे साइटोकाइंस की प्रोडक्शन हो जाती है, इतना ज़्यादा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, इतने ज़्यादा साइटोकाइंस इसलिए आ रहे हैं। ये साइटोकाइंस क्या कर रहा है, और आर्मी को बुला रहा है वहाँ पर कि यहाँ पर इन्फेक्शन है और वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पर आ जाओ सारे इससे लड़ने। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसको मारने के चक्कर में ये जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो गए हैं। अब टिश्यूज़ के डैमेज से ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसकी लाइनिंग भी डैमेज होती है, एंडोथेलियल लाइनिंग भी डैमेज होती है। और साइटोकाइन क्या करता है, ये सबसे पहले तो वेजोडाइलेशन करता है, मैसिव वेजोडाइलेशन इसकी वजह से होती है। मैसिव वेजोडाइलेशन मतलब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। अगर ये नॉर्मल साइज है तो ये इतनी डायलेट हो जाएंगी। डायलेट होने से क्या होता है कि ये जो ब्लड का जो फ्लो है ये बहुत स्लो हो जाता है। ब्लड का फ्लो बहुत स्लो होने से क्या होगा, वहाँ पर जो टिश्यूज़ को जो प्रेशर मिलना है, ब्लड का फ्लो मिलना है, वो प्रेशर नहीं रहेगा। सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वेजोडाइलेशन के कारण क्या होगा, सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ब्लड का जो प्रेशर जो फ्लो कर रहा है वो नहीं करेगा। जब वो प्रेशर नहीं होगा तो प्रॉपर टिश्यूज़ तक ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पाएगा। वेजोडाइलेशन के कारण और क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर, वेरी लो ब्लड प्रेशर, सीवियरली लो ब्लड प्रेशर, सीवियरली लो ब्लड प्रेशर है, टिश्यूज़ तक ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पा रहा। जो हार्ट में जो वीनस रिटर्न जाना है, हार्ट में जो ब्लड फ्लो जाना है वो भी नहीं जाएगा। तो और ज़्यादा क्या होगा, हार्ट से भी ब्लड पंप नहीं होगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर कार्डियक आउटपुट की नहीं है। कार्डियक आउटपुट की इसलिए नहीं है कि ब्लड तो है, लेकिन ये जो कंडीशंस अराइज हुई हैं, वेजोडाइलेशन, कैपिलरी परमिबिलिटी, इसके कारण कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो रहा है। लेकिन मेन जो कंसर्न है वो कार्डियक आउटपुट नहीं है। मेन यहीं पर जो वेजोडाइलेशन होने के कारण ही ब्लड प्रेशर बहुत रिड्यूस हो गया है।
और क्या होगा, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड क्या होगा, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब कैपिलरी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मैंने बताया था कि जो फ्लूइड है वो बाहर लीक होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड वेसल से। जब फ्लूइड बाहर लीक होना स्टार्ट हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या रह गया, कुछ भी नहीं। तो जब ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लूइड नहीं रहेगा, जब फ्लूइड बाहर चला गया, एक तो एडीमा होगा बॉडी में, लेकिन ब्लड वेसल में कुछ भी फ्लो करने को नहीं रहा। अब फ्लो तो तभी करेंगे ना, ये रेड ब्लड सेल, सारे प्लेटलेट्स जो भी हैं, ये सब कब फ्लो करेंगे, फ्लूइड के साथ फ्लो करेंगे। ऐसे ही अकेले तो फ्लो नहीं करते, तो इनको फ्लूइड चाहिए। तो हाइपोवोलीमिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होने से। हाइपो मीन्स लो, वोलीमिया मीन्स लो फ्लूइड वॉल्यूम। तो लो फ्लूइड वॉल्यूम हो जाएगा तो उससे भी क्या होगा, टिश्यूज को फ्लूइड नहीं मिल पाएगा, ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो रही है, इसकी जो लाइनिंग है वो भी डैमेज हो रही है। एंडोथेलियल के डैमेज होने से एक कंडीशन अराइज होती है DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन। उसमें क्या होता है, ब्लड क्लोट्स बनने लग जाते हैं, एबनॉर्मल ब्लड क्लोट्स बनने लग जाएंगे यहाँ पर। तो ब्लड क्लोट से क्या होगा, कहीं भी क्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा ब्लड क्लोट्स बनने से जो फ्लो है ब्लड फ्लो का वो भी डिस्टर्ब होगा, ब्लड फ्लो और ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, ब्लॉकेज आएगी, जिससे ब्लड फ्लो आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। अब ये सब इतना सब कुछ हो रहा है तो अल्टीमेटली इन सब से क्या हो रहा है कि टिश्यूज़ को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पा रहा। जब टिश्यूज़ को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट को अफेक्ट करेगा, किडनीज को अफेक्ट करेगा, सेप्टिक शॉक, लीवर, लंग्स, ब्रेन। तो धीरे धीरे ये इन सबको क्या होगा, टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन मीन्स कम ब्लड फ्लो जाएगा सभी ऑर्गन्स को, तो धीरे धीरे इनकी डेथ होने लग जाएगी और शॉक की कंडीशन अराइज हो जाएगी। सो यही पैथोफिजियोलॉजी में सब कुछ लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक जल्दी से रीड कर लेते हैं कि सेप्टिक शॉक इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स। एक तो बॉडी का इम्यूनिटी इसमें प्ले करता है सेप्टिक शॉक में, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं और वस्कुलर चेंजेस, ब्लड वेसल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी में एंटर करता है, इम्यून सिस्टम इनिशिएट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ये क्या हो गया, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो गया इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स उस पैथोजन को एलिमिनेट करना चाहती है, रिलीज ऑफ साइटोकाइन, साइटोकाइंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लामेटरी मार्कर, ये रिलीज होता है। ये एक तरह से क्या कर रहा है, सिग्नल भी कर रहा है दूसरे WBCs को कि यहाँ पर आ जाओ, साइट, इस साइट पर इन्फेक्शन है। तो एक तरह से इसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है साइटोकाइंस। तो क्या आ जाता है, साइटोकाइन का एक तूफान जैसा आ जाता है, स्टॉर्म जैसा, जिससे क्या होता है, वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेशन और टिश्यू डैमेज, पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन और टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लामेटरी मेडिएटर ब्लड वेसल डायलेट, जैसे कि मैंने बताया वेजोडाइलेशन होगी। ब्लड वेसल्स के डायलेट होने से क्या होगा, सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो जो फ्लूइड है, प्रोटीन्स है, वो लीक होना स्टार्ट हो जाएंगे कैपिलरीज के बाहर। जब प्रोटीन बाहर आ गया तो फ्लूइड भी बाहर आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है वेसल्स के अंदर फ्लूइड मेंटेन करने के लिए। तो अब प्रोटीन वेसल्स के अंदर नहीं है, बाहर है, तो फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाता है। सराउंडिंग टिश्यू में एडिमा फॉर्मेशन हो जाती है, डिक्रीज सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस एंड हाइपोटेंशन, जो कि वेजोडाइलेशन की वजह से होता है। अब ये जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है ये और कहाँ इनिशिएट हुआ है, देखो एंडोथीलियल, जो ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियल है वो भी डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन DIC हुआ है। DIC से क्या होता है कि क्लॉट्स और थ्रोम्बोसिस की फॉर्मेशन होती है, जिससे माइक्रोवस्कुलर थ्रोम्बोसिस एंड ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। सेप्टिक शॉक इंड्यूसेस सेल्यूलर डिसफंक्शन एंड सेल डेथ। अब सेप्टिक शॉक से क्या होता है, सेल डेथ धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। नाउ कोजेस मैंने बताया कि वैसे क्या होता है, बैक्टीरियल, जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसको कोज करते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी कौन से, जैसे ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस ओरियस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस की जो स्पीशीज़ है, क्लेप्सिला निमोनिया, ये सभी क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बट इन्फेक्शन किसी से भी हो सकता है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए, जैसे कि फंगल भी हो सकता है, वायरल, पैरासिटिक, कोई भी हो सकता है। सेप्सिस कॉमनली कहाँ पर ओरिजिनेट होता है कि पहले कहीं और पर इन्फेक्शन था मेनली, और देन वो ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हुआ। तो जैसे कि एब्डोमिनल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई इन्फेक्शन है तो वो ईजिली ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो सकता है। कोई लंग इन्फेक्शन है जैसे कि निमोनिया, वो भी ईजिली स्प्रेड हो सकता है ब्लड स्ट्रीम में। UTI बहुत कॉमन है जो कि सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाता है फीमेल्स में, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन।
एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर कोई इन्फेक्शन है तो भी वो ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो जाता है, और ये स्पेशली फीमेल्स में देखने को मिलता है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक से इन्फेक्शन पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया। देन है रिस्क फैक्टर्स। इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं? देखो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको सेप्टिक शॉक के रिस्क पर डालती हैं, जैसे कि कोई प्रायर इलनेस है, ठीक है, या फिर एज आपकी ऐसी है, या तो आपकी एज बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इन्फेंट है, अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई, या फिर बहुत ओल्ड एज है। जैसे कि वल्नरेबल पीपल में क्या आता है, न्यूबॉर्न जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, ओल्डर एडल्ट्स की भी जो कि वल्नरेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड एडल्ट्स, उनको और भी ज़्यादा इलनेसेस होती हैं साथ में, प्रेग्नेंट विमेन भी रिस्क पर है सेप्टिक शॉक के, इम्यूनो डेफिशिएंट जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे कि HIV पेशेंट होगी, कैंसर पेशेंट होगी, लीवर का सिरोसिस है, किडनी डिसफंक्शन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट लिया है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में वो इम्यूनो सप्रेसेंट लेता है तो जिससे उसकी इम्यूनिटी वीक रहती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो कि अपने ही टिश्यूज़ को अटैक कर रहा है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हो सकता है। सर्जरी के बाद क्या है, रिस्क क्यों है? देखो सर्जरी हुई है, अंदर इन्वेजन हुई है बहुत सारे इक्विपमेंट्स की, तो चांसेस रहते हैं कि ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन आ सकता है। हॉस्पिटलाइज फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटलाइज रहने से क्या होता है कि आप इन्फेक्शन से घिरे हुए हैं, तो वो सेप्टिक शॉक कोज कर सकता है। तो लॉन्ग टाइम हॉस्पिटलाइज रहना आपको क्या बना देता है, और डेबिलिटेटिंग बनाता है, जिससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी इलनेस है जो कि पर्सन को इन्फेक्शन प्रोन बनाती है, तो जिनको डायबिटीज़ है उनको इन्फेक्शन ईजिली कैच कर सकता है। देन इंडवेलिंग डिवाइसेस कोई भी डिवाइस जो कि आपके बॉडी के अंदर डाला गया है, जैसे कि कैथेटर, IV लाइन्स होती हैं, पिक लाइन होती है, सेंट्रल वेनस लाइन होती है। सो जो IV कैथेटर या फिर IV जो कैनुला होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी नर्सेज हैं या फिर कोई भी हेल्थ के प्रोफेशनल जो उसको इंसर्ट करता है, मेक श्योर कि आप ग्लव्स डाल के करें, प्रॉपर साइड को क्लीन करें एंड देन अंदर इंसर्ट करें कैनुला को। और कभी भी अगर कैनुला थोड़ा सा बाहर आ गया तो उसको दोबारा से कभी री इंसर्ट नहीं करना, उसको रिमूव करना है एंड देन दूसरी साइड पर कैनुला को इंसर्ट करना है। ब्रीदिंग ट्यूब्स, कोई ब्रीदिंग ट्यूब्स हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब्स हैं, तो उससे भी सेप्सिस हो सकता है। नाउ साइन एंड सिम्टम्स, सबसे पहले आता है सेप्सिस और दूसरा है सेप्टिक शॉक। सो सेप्सिस क्या है कि बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो चुका है इन्फेक्शन, जब ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगा तो कुछ इनिशियल सिम्टम्स दिखेंगे जिससे जो आप कह सकते हो कि सेप्टिक शॉक अभी स्टार्ट हुआ है, अभी एक्चुअल में सेप्टिक शॉक नहीं हुआ। तो सेप्सिस के जो साइंस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे दूसरे होते हैं, जैसे कि फ्लू या फिर कोल्ड की तरह ही इसके साइंस दिखते हैं, जैसे कि हाई फीवर और चिल्स होते हैं, इंटेंस बॉडी में पेन होता है, टैकीकार्डिया। देखो हार्ट रेट इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बॉडी को पता है कि टिश्यूज तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो ये एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है। हमारा हार्ट क्या करता है, पूरी तरह से अच्छे से अपना हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है ताकि बॉडी को ब्लड मिल सके, तो इसलिए हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। टैकीपनिया, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होना, ये भी इसीलिए होता है, ये भी एक कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है। एक तो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बॉडी के टिश्यूज़ को नहीं मिल रही, तो हमारी जो बॉडी है वो क्या ट्राई कर रही है, हाई करके रेस्पिरेटरी रेट को, ताकि ऑक्सीजन अंदर आए। दूसरा टैकीपनिया क्यों होता है, क्योंकि जब जो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है, एसिड ज़्यादा बनती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हमारी बॉडी क्या करती है, रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर देती है। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होने से क्या होता है, CO2 बॉडी से बाहर जाती है ज़्यादा। जब CO2 बॉडी से ज़्यादा बाहर जाएगी, CO2 क्या है, एक तरह से एसिडिक गैस है, इसकी प्रेजेंस में एसिड बनता है, तो बॉडी में एसिड का लेवल कम होगा, तो कंडीशन कौन सी अराइज होगी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कॉम्पनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन होती है। आप एसिड बेस बैलेंस की सीरीज देख सकते हैं ये एसिड बेस डिसऑर्डर्स को समझने के लिए। देन है वार्म, फ्लश्ड एंड स्वेटी स्किन। सेप्सिस में क्या होगा या फिर इनिशियल साइंस क्या होंगे, स्किन वार्म होगी, फ्लश्ड होगी, रेडिश दिखेगी, ठीक है, और स्वेटी हो सकती है, और समटाइम्स पर्सन को रैश भी हो सकते हैं। नाउ सेप्टिक शॉक की कंडीशन में क्या होगा, वेरी लो ब्लड प्रेशर, इतना लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा कि IV फ्लूइड्स देने से भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आएगा। ओलिग्यूरिया, यूरिन आउटपुट बहुत लो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि किडनीज को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन, क्योंकि जो पेरिफेरल वस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है।
अब हमारी बॉडी को पता है कि टिश्यूज़ को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल रही, तो वो हार्ट ब्रेन को बचाने की कोशिश करती है, जो कि वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो जो पेरिफ्रीज है हमारे, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अभी प्रायोरिटी नहीं है, तो वहाँ की ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और ताकि जो ब्लड है वो वाइटल ऑर्गन्स को मिल सके, जिसकी वजह से कोल्ड एंड क्लैमी स्किन देखने को मिलती है। तो ये एक साइन है कि शॉक की कंडीशन अराइज हो रही है। एक्यूट कन्फ्यूजन, जब ब्रेन को परफ्यूजन नहीं मिलेगी तो कन्फ्यूज हो जाएगा पेशेंट, डिसओरिएंटेड हो जाएगा, ठीक है, उसको नहीं पता कि वो कहाँ पर है। एक्यूट कन्फ्यूजन मीन्स ये कन्फ्यूजन पहले नहीं थी, ये न्यू है। नाउ सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी। टैकीकार्डिया वैसे ही रहेगा, हार्ट रेट कॉम्पनसेट करता रहेगा। टैकीपनिया, रेस्पिरेटरी रेट भी हाई रहेगा। डिजीनेस, पर्सन डिजी हो जाएगा, उसको चक्कर आने लग जाएंगे क्योंकि ब्रेन को भी प्रॉपर परफ्यूजन नहीं मिल रही। एबनॉर्मल ब्लड क्लोटिंग, एबनॉर्मल ब्लड क्लोटिंग क्यों हो रही है? जैसे कि हमने पढ़ा था, एंडोथेलियल डैमेज होने की वजह से DIC हो रहा है। साइनोसिस, अब सीवियर स्टेज में क्या हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन की स्किन होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड पर्सन कोमा में चला जाएगा। तो ये जो शॉक के जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये साइन पर्सन शो कर रहा है कि सीवियरली लो ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट ना के बराबर है, कोल्ड क्लैमी स्किन हो रही है, हार्ट रेट इंक्रीज है, ठीक है, तो आप क्या, और पर्सन कंफ्यूज हो रहा है, तो आप देखें कि पर्सन को शॉक के साइंस हो रहे हैं। देन कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन देखो इसके यही है कि ऑर्गन डिसफंक्शन, धीरे धीरे ऑर्गन फेलियर या फिर ऑर्गन डिसफंक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा कि रेस्पिरेटरी फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। एक्यूट किडनी इंजरी, किडनीज में डैमेज होने की वजह से किडनी फेलियर देखने को मिलेगा। डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, सो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है कि पूरी बॉडी में एबनॉर्मल ब्लड क्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, देखो हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसका रीज़न क्या है इस कंडीशन का। तो अगर इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो ब्लड कल्चर कर सकते हैं, स्पूटम कल्चर कर सकते हैं। हम इसलिए इसको कर रहे हैं ताकि हम पता लगा सकें कि ट्रीटमेंट कौन सा देना है एक्चुअली, कि किस वजह से या फिर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सेप्सिस कोज कर रहे हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, इसमें WBCs का लेवल देख सकते हैं, हाई लेवल है, सीवियरली हाई लेवल है, तो हमें पता लग जाएगा कि बॉडी में कोई सेप्टिक शॉक की कंडीशन हुई है। सीरम लैक्टेट, देखो लैक्टेट क्या है, मैंने बताया कि जैसे ही टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो अगर लैक्टिक एसिड का या फिर लैक्टेट का लेवल हाई है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बॉडी में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हुआ है, मीन्स टिश्यूज़ को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पा रहा। तो ये एक शॉक की कंडीशन हो सकती है। तो ये टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन को इंडिकेट करता है। तो जैसे हम ट्रीटमेंट देंगे साथ साथ ये भी चेक करते रहेंगे कि ये इंप्रूव हुआ है या नहीं। देन ABG आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस, ये सब पता लग जाएगा। कोगुलेशन स्टडीज़ करेंगे, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम देखेंगे। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को चेक करेंगे जैसे कि CRP, C रिएक्टिव प्रोटीन, अगर इनका लेवल हाई है इट मीन्स कि कोई इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के कारण सेप्टिक शॉक हो सकता है। देन UTI को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यूरिन टेस्ट के थ्रू भी हमको UTI का पता लग जाएगा। तो यूरिन टेस्ट के लिए एक सिंपल सा टेस्ट आता है, जो pH स्ट्रिप्स होती हैं उसके थ्रू आप UTI चेक कर सकते हैं। एंड एक्सरेज, CT स्कैन, MRI, ये सब जो इमेजिंग टेस्ट है ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि कहीं और तो कोई पस की फॉर्मेशन तो नहीं है कहीं पर जहाँ से इन्फेक्शन का सोर्स हो रहा है, निमोनिया तो नहीं है, या फिर ये सब डिटेक्शन करने के लिए। हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग, हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग मीन्स जो हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें कितना ब्लड फ्लो कर रहा है, किस प्रेशर से कर रहा है। जैसे कि सेंट्रल वेनस प्रेशर देखेंगे, जो हमारी वेन्स है इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा उनमें कितना प्रेशर है ब्लड का। मैप मीन आर्टीरियल प्रेशर देखेंगे, कार्डिक आउटपुट देखेंगे। सो ये सभी हमने चेक करना है। देन ट्रीटमेंट, देखो ट्रीटमेंट क्या, सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले IV एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देनी है। IV एंटीबायोटिक्स हमें ब्लड कल्चर लेने से पहले ही स्टार्ट कर देनी है। तो IV एंटीबायोटिक्स विदिन 1 आवर स्टार्ट हो जानी चाहिए और एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। जब तक हमारे पास जो कल्चर नहीं आता हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हमारे पास जो कल्चर के जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाते हैं देन हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ वेजोप्रेसर, वेजोप्रेसर क्या होते हैं, ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि सीवियर वेजोडाइलेशन हो रही है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो हमने वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है। वेजोप्रेसर्स कौन से होते हैं, जैसे कि डोब्यूटामाइन, डोपामीन, नोरेपिनेफ्रिन, सो ये सभी क्या है, ये वेजोप्रेसर्स हैं, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे ब्लड
प्रेशर इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। देन इंसुलिन टू स्टेबलाइज शुगर लेवल। देखो अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इंसुलिन देनी है, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण जो इन्फेक्शन है, जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो और ज़्यादा एग्जैजरेट हो सकता है, तो शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, देखो पूरी बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन हो गई है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी देने पड़ते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड उसमें देंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ आईवी फ्लूइड्स, वैसे तो अगर सेप्टिक शॉक हो गया है, प्रॉपर सेप्टिक शॉक, तो आईवी फ्लूइड्स दो, तब भी ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता, इसलिए आईवी फ्लूइड्स के साथ साथ वैसोप्रेसर्स देने बहुत ज़रूरी है। और समटाइम सर्जरी भी परफॉर्म करनी पड़ती है, जैसे कि कहीं पर पस पड़ी हुई है, पस फिल हो रखी है, एब्सेस हो रखा है, या फिर कोई इन्फेक्टेड टिश्यू है तो उसको रिमूव करना पड़ता है, पस को ड्रेन करना पड़ता है। सो ये भी ज़रूरी होता है कई बार। सपोर्टिव केयर में और क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन पर्सन के पास है नहीं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है टिश्यूज़ को, तो आईवी फ्लूइड्स देंगे, आईवी एंटीबायोटिक्स देंगे, वेसोप्रेसर देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। समटाइम्स क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण पर्सन रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं कर पाता, तो उसके लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन पर पर्सन को रखना पड़ता है, ताकि उसकी जो ब्रीदिंग है वो मेंटेन और रेगुलेट हो पाए। देन वैक्सीनेशन, तो बहुत सारे इन्फेक्शन ऐसे हैं जो कि वैक्सीनेशन से प्रिवेंट हो सकते हैं, तो वैक्सीनेशन लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उन इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे जाकर कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको सेप्टिक शॉक क्लियर हुआ हो, एंड इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।